हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमने स्टार्ट किया होता है चैप्टर 6 फ्रिक्शन, जिसमें 6.2 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं एंड इसमें हम अब तक 1 to 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे 5 and 6 क्वेश्चन एंड नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे 7 and 8 क्वेश्चन। ठीक है। सो देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। अ यूनिफॉर्म लेटर ऑफ लेंथ L and weight W rests with its foot on the rough ground and its upper end against the smooth wall, the inclination of the vertical being alpha. A force P is applied horizontally to the ladder at the point distance C from the foot so as to make the foot approach the wall. Prove that P must exceed this where mu is the coefficient of friction at the foot. देखिए इसमें क्या है, एक वॉल है, एक लैडर है, एक सरफेस है। लैडर की लेंथ कितनी है? लैडर की लेंथ है L। उस पर जो वेट है वो है W। और ये कह रहे हैं कि जो लैडर है वो वॉल के साथ एंगल बना रही है अल्फा। अब इसमें क्या चीज़ नहीं है इस क्वेश्चन में, उस पर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है लैडर पे, फोर्स P, जिसकी वजह से जो लैडर है वो वॉल की तरफ अप्रोच करेगी, वॉल की तरफ। मतलब अपनी तो हमने देखा था कि जो लैडर थी वो ऐसी हो रही थी, बट इस वाले केस में जो लैडर होगी वो अंदर की तरफ, यानी कि वॉल अगर ये है, लैडर अगर ये है तो वो ऐसी होगी। ऐसे होगी तो इस पर जो फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन ये होगी और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये होगी, अपोजिट होगी। और क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि एक जो इसमें जो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स लग रही है P, जहाँ पे आपकी फोर्स P लग रही है उसका जो डिस्टेंस, यानी कि अगर ये फुट है, अगर ये आपकी फोर्स P लग रही है तो इससे इसका डिस्टेंस कितना है, स्मॉल c। और क्लियर है। अब आपको प्रूव ये करना है कि जो P है, P की जो वैल्यू है वो इससे क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है। म्यू क्या है? म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सो हम करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। देखो, सबसे पहले तो हमने बनाई वॉल, हमने बनाई लेडर एंड दिस इज द सरफेस। ठीक है। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, दो सरफेस हैं। रिएक्शन होगी नॉर्मल रिएक्शन R। इस बार जो ये है वो अंदर की तरफ मूव करेगा तो फोर्स इधर लगेगी, इस बार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इस साइड। क्लियर है। हमेशा की तरह हम एक पॉइंट लेट करते थे जिस पे हमारा वेट एक्ट करता था, ऐसे। क्लियर है। और इस बार इसमें जो नया चीज़ है वो क्या है कि एक पॉइंट D है, इस पे आपकी P फोर्स एक्ट कर रही है हॉरिजॉन्टली। इसको भी हम ऐसे लेट कर लेते हैं, दिस इज M। इन्होंने क्या कहा था कि जो एंगल है, जो स्मूथ वॉल, जो लैडर है, वॉल के साथ एंगल कितना बना रही है, अल्फा, यानी कि ये एंगल कितना है आपका, अल्फा। क्लियर है। तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा। ये आपका 90 है, ये अल्फा, ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा। हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। ठीक है। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करनी है P की वैल्यू कि इससे बड़ी होगी। ओके, सो हम करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले तो आप थ्योरी में सब कुछ लिखोगे कि ये लैडर है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये ऐसे, यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन हो गई, दैट इज S। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसको रिजॉल्व अलोंग द प्लेन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। सो रिजॉल्विंग पार्ट्स अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, और यू कैन से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। तो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टली अगर मैं वर्टिकली फोर्सेस की बात करूँ तो एक तो फोर्स R है, एक W है। सो R किसके इक्वल हो जाएगा, W के इक्वल हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस म्यू R है, P है, S है। S और म्यू R की डायरेक्शन सेम है, P की डायरेक्शन डिफरेंट है, तो P क्या हो जाएगा, म्यू R प्लस S। ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ओके। यहाँ से अगर मैं अगर मैं यहाँ से S की वैल्यू निकालूँ तो S की वैल्यू क्या आएगी, P माइनस म्यू R, और S इज इक्वल्स टू P माइनस म्यू R की वैल्यू W हम पुट कर सकते हैं। ठीक है। हम देख लेंगे आगे हमारे क्वेश्चन में जो भी नीड होगी ना उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से वैल्यूज ले लेंगे। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं मूवमेंट अबाउट A। मूवमेंट अबाउट E। तो A के अबाउट जब हम मूवमेंट निकालेंगे तो R और म्यू R की वजह से 0 हो जाएगा, एज अब तक हम करते आए हैं। और A के अबाउट जो W है, W फोर्स ऐसे आएगा, W फोर्स की रोटेशन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज होने की वजह से नेगेटिव साइन आएगा, और जो डिस्टेंस है वो कितना है, AL। क्लियर है। ये जो P है, ये P फोर्स भी A की तरफ ऐसे आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज होने की वजह से इसका भी जो साइन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। और इसका डिस्टेंस कितना है, ये D पे लग रहा है ना, तो इसका डिस्टेंस कितना है, इसका फोर्स भी DM लग जाएगा।
सॉरी इसका डिस्टेंस भी डीएम हो जाएगा क्योंकि ये फोर्स पी पे एक्ट कर रहा है, और एक फोर्स जो है वो एस है, एस ऐसे आएगा, एस कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आने की वजह से इसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव रहेगा, और जो डिस्टेंस होगा वो इसके इक्वल होगा, दैट इज बी सी। तो जो हम मूवमेंट्स हैं उसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। आर के साथ तो जीरो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, म्यू आर के साथ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है। फिर जो फोर्स है वो क्या है, एस है, एस का जो डिस्टेंस है वो है बी सी, माइनस डब्ल्यू वेट है, और जो डिस्टेंस है वो है ए एल, और जो माइनस फोर्स पी है उसका डिस्टेंस है ए एम। टोटल जो मूवमेंट होगा वो जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या इक्वेशन आ गई, एस बी सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए एल प्लस पी ए एम। क्लियर है इतनी बात। अब हमें क्या क्या निकालना, हमें बी सी की वैल्यू चाहिए, ए एल की वैल्यू चाहिए, ए एम की वैल्यू चाहिए, और गिवन क्या था, गिवन ये था कि जो कंप्लीट लेंथ है उसकी रोड एल है। अगर कंप्लीट लेंथ की रोड एल है, अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, तो ए से जो जी की डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, L/2। ठीक है, और क्या गिवन था, जो ये पॉइंट है जिसपे आपका फोर्स पी एक्ट कर रहा है वो फुट ऑफ द लैडर से कितना है, सी डिस्टेंस पर है। गिवन था ना डिस्टेंस सी फ्रॉम द फुट, यानी जो ए से डी तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, सी। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ए सी डिस्टेंस है एल, ए जी डिस्टेंस है L/2, और ए डी जो डिस्टेंस है वो है सी। अब हम निकालते हैं, हम सारी वैल्यूज को निकाल लेते हैं। अगर मैं बात करूं बी, ये हमारा बी सी है ना, बी सी की बात करते हैं। तो बी सी निकालने के लिए ट्रायंगल कौन सी लेनी पड़ेगी, ए बी सी लेनी पड़ेगी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी। ए एल निकालने के लिए ट्रायंगल लेनी पड़ेगी इन ट्रायंगल ए जी एल। ए एम निकालने के लिए ट्रायंगल लेनी पड़ेगी ए डी एम। ठीक है, अब निकालना बीसी है तो बीसी को रखो ऊपर, यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना ए एल को रखो ऊपर, यहाँ पे मैं निकालना ए एम, तो ए एम को रखो ऊपर। अब नीचे कौन सी वैल्यूज रखेंगे, जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन होगी। तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें किसकी वैल्यू गिवन है, ए सी की वैल्यू गिवन है, तो मैं नीचे क्या रखूंगी, ए सी। साथ में ये नोट कर लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ऐसे लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब देखो बी सी क्या है, बी सी परपेंडिकुलर है, ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो पी बाई एच क्या होता है, साइन। साइन के साथ एंगल क्या आएगा, इस ट्रायंगल का एंगल कितना है, ये है ना 90 माइनस अल्फा, साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा। देखो मैं आपको एक एक स्टेप समझा रही हूँ अच्छे से, तो प्लीज आप अच्छे से समझना। ठीक है, ए जी एल ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ए जी एल में ए एल हमें चाहिए, ए एल के साथ में कौन सी साइड लूँ जिसकी वैल्यू मेरे पास है, ए जी की वैल्यू है ना हमारे पास, तो इसके नीचे में क्या लिख लेती हूँ, ए जी। अब देख लो कि ए एल क्या है, ए एल है बेस, पंडित बद्री प्रसाद ये बेस है, और जो ए जी है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। ठीक है, ए डी एम ट्रायंगल में ए डी एम ए एम बाई ए डी की वैल्यू है, ए एम क्या है, ए एम है बेस, और ए डी क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो ये फिर से कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। क्लियर है, हमें तो बी सी चाहिए, तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू ए सी, साइन 90 माइनस अल्फा कितना होता है, कॉस अल्फा। यहाँ से ए एल इज इक्वल्स टू ए जी, साइन 90 माइनस अल्फा कितना हो, कॉस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा। यहाँ से ए एम इज इक्वल्स टू ए डी साइन अल्फा। ठीक है, ए सी की वैल्यू क्या थी, एल पुट कर दो, बी सी इज इक्वल्स टू एल कॉस अल्फा। ए एल इज इक्वल्स टू ए जी की वैल्यू क्या थी, L/2 साइन अल्फा। ए एम इज इक्वल्स टू ए डी की वैल्यू कितनी थी, सी साइन अल्फा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डीएम लेना था, तो डीएम लेना था, अब मैंने क्या ले दिया, मैंने ले दिया एएम। तो आप इसको डीएम कर लेना, इसको भी डीएम कर लेना, क्योंकि ये वैल्यू डीएम है। तो यहाँ पे देखो अब हमें डीएम निकालना है, तो डीएम बाय एडी कर देंगे, बस यहाँ पे डीएम कर देना, और डीएम करने की वजह से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कॉस में थी, मुझे याद था, तो इसी वजह से ये मैंने मिस्टेक कर दी। ठीक है, साइन क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, कॉस अल्फा, तो ये क्या बन गया, सी कॉस अल्फा। ठीक है, बी सी आ गया, ए एल आ गया, ए एम आ गया, सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। सो पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 4, देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, एस एज इट इज रखती हूँ मैं बड़ी, एस को एज इट इज रखती हूँ, बी सी की वैल्यू पुट करती हूँ एल कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एज इट इज रखती हूँ मैं, ए एल की वैल्यू पुट करती हूँ L/2 साइन अल्फा, प्लस पी को एज इट इज रखती हूँ, डी एम की वैल्यू पुट करती हूँ सी कॉस अल्फा।
सी कॉस अल्फा। अब देखो हम चेंज तो हर किसी को कर सकते हैं, एस को भी चेंज कर सकते हैं, पी को भी चेंज कर सकते हैं ना, बट अब आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो किस टर्म्स में आ रही है। क्वेश्चन में वैल्यू हमारी एल डब्ल्यू एल माइनस सी इस टर्म में आ रही है, तो हमें अपना आंसर इसी टर्म में बनाना, मतलब हमें एल को भी रिमूव नहीं करना, डब्ल्यू को भी रिमूव नहीं करना, हमें एस नहीं चाहिए हमारे क्वेश्चन में, और क्या नहीं चाहिए, पी नहीं चाहिए। ठीक है, पी की तो वैल्यू हमें निकालनी है, वैसे भी पी को ही तो हमें प्रूव करना है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एस की वैल्यू क्या थी, एस की वैल्यू क्या है, पी माइनस म्यू डब्ल्यू। तो मैं पुट कर देती हूँ एस की वैल्यू को क्या, पी माइनस म्यू डब्ल्यू, क्योंकि पी की वैल्यू तो हमें चाहिए तो हम पी वाली टर्म्स को एक तरफ रख सकते हैं, इसलिए मैंने एस की वैल्यू पुट कर दी पी माइनस म्यू डब्ल्यू, एल एज इट इज कॉस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे W की वैल्यू हमें कोई ज़रूरत नहीं है पुट करने की, W का एसिस रखते हैं L/2 साइन अल्फ़ा, और P C कॉस अल्फ़ा, इसमें भी हमें चेंजेस की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर, P L कॉस अल्फ़ा माइनस म्यू W L कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू W L/2 साइन अल्फ़ा प्लस P C कॉस अल्फ़ा। क्लियर है? ठीक है, अब देखो P वाली टर्म्स को तरफ रख लो, P L कॉस अल्फा यहाँ है, इसको यहाँ ले आओ, P C कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ये W L/2 साइन अल्फा तो है ही, इसको यहाँ ले आओ, ये क्या बन जाएगा प्लस म्यू W L कॉस अल्फा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो है P कॉस अल्फा, अंदर क्या बच जाएगा L माइनस सी। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं मैं, W और L, W और L कॉमन ले लूँगी, अंदर क्या बचेगा 1/2 साइन अल्फा प्लस यहाँ क्या बचेगा, W तो बाहर आ गया, L भी बाहर आ गया, म्यू कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है P की वैल्यू निकालनी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए P को तो रखो इधर, एक बार कॉस अल्फा को भी रखो, और W L/L माइनस सी 1/2 साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा, बन गई है वैल्यू। अब इस कॉस अल्फा को भी डिवाइड कर दो, तो P इज इक्वल्स टू WL/L माइनस सी 1/2 साइन अल्फा। अब मैं इस कॉस अल्फा को इस टर्म से डिवाइड करूंगी, मैं इसके नीचे लिख दूँ इसको कॉस अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा बाय कॉस अल्फा। ठीक है, क्या बन गई, P इज इक्वल्स टू WL/L माइनस सी 1/2 साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा क्या होगा, टेंजेंट अल्फा होगा, प्लस म्यू कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट जाएगा 1। अब देखिए P इज इक्वल्स टू WL/L माइनस सी 1/2, टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होता है हमारे पास, देखो टेंजेंट अल्फा को हम कन्वर्ट कर सकते थे ना कि टेंजेंट अल्फा हमारे पास लैम्डा के इक्वल होता है, म्यू के इक्वल होता है, बट इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हमारा कितना आ रहा है। देखो LW/L माइनस सी म्यू प्लस 1/2 टेंजेंट अल्फा, LW/L माइनस सी म्यू प्लस 1/2 टेंजेंट अल्फा। तो आगे हमें इसको टेंजेंट अल्फा को चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर हमारे क्वेश्चन में दिया होता तो हम इसको चेंज कर लेते, बट हमारी P की वैल्यू हमें यही प्रूव करनी थी, तो यही आ गई, हैंस प्रूव। समझ आ गया आपकी क्वेश्चन, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। कुछ भी अगर डाउट है तो पूछ लेना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, लैडर वाले मैंने आपको पहले भी बताया। आपको सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, जो भी वैल्यूज हैं वो लिख लो, आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए, मूवमेंट लेना है, मूवमेंट के अंदर ट्रायंगल्स को यूज़ करके वैल्यूज़ को निकालना है, और सबको पुट करके सॉल्व करके आंसर ही निकालना है। अब हम देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन। 6th और 7th क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं ना 8 क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, 6th और 7th क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान से समझने पड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। वन एंड ऑफ अ हैवी यूनिफॉर्म रॉड AB कैन स्लाइड अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल रॉड AC to which it is attached by a ring B and C। देखो ये क्या कह रहे हैं, AB और AC को आपने एक रिंग से अटैच किया हुआ है, और B एंड C आर ज्वाइंड बाय स्ट्रिंग, B और C को एक स्ट्रिंग से ज्वाइन किया हुआ है। अगर ABC एक राइट ट्रायंगल है, व्हेन द रॉड इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग, जब वो रॉड स्लाइड करने के पॉइंट पे है तो ABC आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो म्यू है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एंड जो अल्फा है वो एंगल बन रहा है AB और वर्टिकल के बीच में, तो म्यू को शो करो कि म्यू ये है। ठीक है, इसका आपको मैं डायग्राम बताती हूँ कि डायग्राम बनाना कैसे। देखो ये आपने AC ले ली, ये आपने ले ली AB, ये क्या है, दो अलग अलग रोड है। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि जो रोड AB है और जो रोड AC है उसको आपने अटैच कर रखा है एक रिंग से, यानी कि यहाँ पे एक रिंग है। ठीक है, एक रिंग है। अब जो ये AC है वो इस तरफ आ रही है, मतलब कि जो हमारी जो फोर्स है ना,
वो इस तरफ लग रही है, फोर्स इस तरफ लग रही है। अब बी और सी को भी एक स्ट्रिंग से जोड़ रखा है तो इसको भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐसे ज्वाइन कर दिया आपने इसको। अब स्ट्रिंग बन गई है पूरी, तो स्ट्रिंग है तो टेंशन प्रोड्यूस होगी, दैट इज टेंशन टी। यहाँ पे एक रिंग है, उस रिंग में जो अगर ये स्लाइड करेगी तो इस तरह से स्लाइड करेगी तो फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा तो नॉर्मल जो हमारी रिएक्शन होगी, हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो इधर लगेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक रिजल्टेंट भी होगा, दैट इज आर। ठीक है, अब देखो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक वेट भी है, वेट कैसे हम कैरी करेंगे इस पे देखिए। जब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, देखो मैं आपको पहले बता ही देती हूँ। ये एक आपने इस पर क्या ड्रॉ कर लेना है, ये आपका मान लो ये पॉइंट आपका जी है, ये पॉइंट आपका जी है और इस पे आपका वेट है डब्ल्यू। ठीक है, इसको इससे ऐसे ज्वाइन कर लो। अब देखो आर और म्यू आर के बीच में क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन होगी, इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगी। अब इस पे एक तो फोर्स लग रहा है आर, एक लग रहा है म्यू आर और एक लग रहा है डब्ल्यू। हमने ये वो पढ़ी थी थ्योरम कि अगर 2-3 फोर्स एक सिस्टम में एक्ट करते हैं या तो वो पैरेलल होते हैं या फिर वो इंटरसेक्टिंग होते हैं। यहाँ पे जो हमारी फोर्सेज हैं इंटरसेक्टिंग है, तो हमारा जो आर डैश होगा इनका रिजल्टेंट वो भी इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग होने का मतलब क्या है कि वो इस पॉइंट से पास करेगा, दैट इज ऐसे ऐसे पास करेगा। यहाँ पे हम आपका क्या लाई करेगा, आर डैश, क्या लाई करेगा, आर डैश। और जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वो रिजल्टेंट के साथ जो हमेशा एंगल बनाती है वो बनाती है लैम्डा। अगर ये वाला एंगल आपका लैम्डा है, ये वाला एंगल लैम्डा, तो ये भी आपका एंगल लैम्डा हो जाएगा। और ये क्या है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे क्या लाई कर रहा है, आपका वेट लाई कर रहा है। अब ये एंगल, इसको ऐसे लंबा बना लो थोड़ा सा, ये एंगल लैम्डा है तो ये एंगल भी लैम्डा हो जाएगा। अब देखिए उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो आपका एंगल है ना अल्फा, अल्फा किसके साथ बन रहा है, जो रोड है ए बी के साथ और वर्टिकल के साथ। मतलब ये रोड ए बी और ये इसका वर्टिकल, तो जो एंगल अल्फा है ना वो एंगल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। तो ये था इसका डायग्राम। ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए था, मैंने आपको बस रफली सा बता दिया है। इसके एक्सप्लेनेशन में अभी आपको बताती हूँ कि आपको इसको सॉल्व करना कैसे पेपर में। ठीक है, देखिए देखो ये ए, ये बी, ये सी, ये टेंशन प्रोड्यूस, ये आर, ये म्यू आर। यहाँ से आपकी नॉर्मल रिएक्शन आर डैश पास करेगी, ये जी पॉइंट, यहाँ पे आपका वेट, ये एंगल लैम्डा, तो ये भी एंगल लैम्डा, ये अल्फा और ये 90 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो लिखना कैसे, लिखना ऐसे है, लेट द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ टेंशन टी इन द स्ट्रिंग बी सी एंड डब्ल्यू वेट एक्टिंग टू द पॉइंट जी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी क्या है, मिड पॉइंट है, जी का मिड इन द ओ, ये मिड कहाँ है, दोनों ओ पे। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर डैश एट ए ऑल्सो पासिस थ्रू पॉइंट ओ, ये भी ओ पॉइंट से पास करे। तो आपको एग्जाम में ऐसे लिख के आना है। फिर आपको सारे एंगल्स बताने हैं, ये एंगल इतना है, ये इतना है, ये इतना है, इतना है, इतना। अब देखिए हमें शो करना है कि जो म्यू की वैल्यू है वो ये है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको आनी चाहिए एम एन थ्योरम। मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एम एन थ्योरम को हम अप्लाई कैसे करते हैं, पर दोबारा से बता देती हूँ। 5th चैप्टर की हमारी ये थ्योरम है जो कि इसका यूज हमारा होगा। देखो एम एन थ्योरम ये रही। एम एन थ्योरम क्या कहती है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये इसकी मीडियन है। देखो इफ जी इज द पॉइंट ऑन द साइड ए बी ऑफ द ट्रायंगल सच दैट ए बी डिवाइड्स, ये इसको डिवाइड कर रहा है एम इंटू, ये इसको एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। तो हमारे पास जो थ्योरम होती है वो क्या होती है कि इन दोनों का सम एम प्लस एन साथ में कॉट थीटा किसके इक्वल होगा, एम जो एंगल यहाँ बन रहा है माइनस एन जो एंगल यहाँ बन रहा है। क्या कहा मैंने, अगर एक ट्रायंगल है बीच में कोई लाइन है उसको रेशो में डिवाइड कर रही है, यहाँ पे एम रेशो एन में डिवाइड कर रही है, इसके साथ एंगल अल्फा बन रहा है, इसके साथ एंगल बीटा बन रहा है, तो क्या होगा हमारे पास इन दोनों का सम इंटू कॉट ऑफ एंगल जो यहाँ पे बन रहा है थीटा किसके इक्वल होगा, एम इंटू कॉट ऑफ एंगल दिस माइनस एन इंटू कॉट ऑफ एंगल दिस। क्लियर है। अब इस पे हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो हम अप्लाई करेंगे ट्रायंगल, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं। इस ट्रायंगल में एम एन थ्योरम का अप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, देखो हमारे पास जो डिस्टेंस है, देखिए ये आपके पास डिस्टेंस कितनी, देखो जो ए बी रोड थी उस ए बी रोड की आपने जो लेंथ अपने आप से कंसीडर की हुई है वो क्या कंसीडर की हुई है, दैट इज 2 अल्फा। इसकी जो लेंथ है ना वो आपने 2 अल्फा कंसीडर की हुई है। अगर ए बी 2 अल्फा है ये भी अल्फा और जो ए बी 2 अल्फा है, तो देखो यहाँ पे एंगल आप यहाँ पे इसको रेशियो में डिवाइड करिए ए में और ए में, तो ये ट्रायंगल कैसे हो जाएगी, ए प्लस ए कॉट ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू ए कॉट लैम्डा माइनस ए ऑफ कॉट 90 माइनस लैम्डा। 90 माइनस लैम्डा यहाँ पे कौन सा है, देखो ये तो आपका लैम्डा, ये 90 और ये 90 माइनस लैम्डा
रिजल्ट कैसे लगाएंगे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ए बी क्या है, ए बी हमने अपनी तरफ से लेंथ लेट कर ली, दैट इज 2 अल्फा मैं बार बार गलती से गलत बोल रही हूँ। 2a हमने ए बी की जो लेंथ है वो लेट कर ली 2a। अब अगर ए बी 2a है तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, यानी कि इसको डिवाइड करेगा ए, और ए में ये भी ए और ये भी ए। यहाँ पे देखो ये एंगल अल्फा, ये 90, ये अल्फा, ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा, ये आपका लैम्डा है। अब हम इस ट्रायंगल पे थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल को देखो ऐसे, ये आपकी सपोज कर लो कि जो लेंथ है, देखो हम इस ट्रायंगल पे थ्योरम इस तरह से अप्लाई करेंगे। ये आपकी ट्रायंगल है ए बी, ठीक है, ये आपका ये पॉइंट है। यहाँ पे एंगल जो बन रहा है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट होने की वजह से इसको ए और ए में डिवाइड कर देगा। ये एंगल आपके पास अल्फा है, ये आपके पास लैम्डा है, और ये कितना है 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो इस ट्रायंगल को हमने इस तरह से अप्लाई करनी थ्योरम। तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस ए की रेशो, ए प्लस ए के साथ एंगल क्या आएगा कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू ए कॉट लैम्डा माइनस ए कॉट 90 माइनस अल्फा। वहाँ पे क्या था उस वाले में हमारे पास, देखो अगर मैं उस ट्रायंगल की बात करूँ तो उसमें ऐसे था, ये ट्रायंगल ए, ये ट्रायंगल बी, ये ट्रायंगल सी, और ये अगर इसका पॉइंट है जी मान लो, ये थीटा एंगल है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये इसको एम और एन में डिवाइड कर रहा था। तो एम प्लस एन कोट थीटा इज इक्वल्स टू एम कोट अल्फा माइनस एन कोस बीटा। यहाँ पे हमारे पास जो सिचुएशन है वो क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ऐसे है, यहाँ पे एंगल अल्फा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे 90 माइनस अल्फा है। ठीक है, तो ए प्लस ए कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू ए कॉट लैम्डा माइनस ए कॉट 90 माइनस अल्फा। ठीक है, समझ आ गए, ऐसे अप्लाई किया ये। तो ए प्लस ए 2 कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू ए कॉट लैम्डा माइनस ए कॉट, ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट अल्फा बन जाएगा, और ये ऐसे रहेगा। अब देखो कॉट को आप यहाँ पे लिया है, ये लैम्डा को आप यहाँ पे लिया है, और अल्फा वाली टर्म यहाँ पे रख लिया एक साथ। तो कॉट अल्फा को मैं लिख सकती हूँ 1 बाय टेंजेंट अल्फा, तो 1 बाय टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट अल्फा, यहाँ से टेंजेंट अल्फा को एलसीएम ले लिया, ऊपर बच गई ये टर्म। आपको पता है कि टेंजेंट अल्फा म्यू के इक्वल होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, देखो कॉट लैम्डा की वैल्यू ये आ गई, तो टेंजेंट लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट अल्फा बाय 2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, और टेंजेंट लैम्डा किसके इक्वल होता है, म्यू के इक्वल होता है। तो हमें ये प्रूव करना था कि म्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। सो हेंस प्रूव बाय रिजल्ट। इसमें बस आपको एमएन थ्योरम अप्लाई करनी आनी चाहिए और ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। 7th और 8th क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडीइंग।